है एवरीवन। आप सुन रहे हैं मेरी कहानी माफिया किंग, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो या फिर मेरी इस कहानी को पहली बार सुन रहे हो तो फिर आप इसके बाकी के भाग मेरी प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं कहानी के अगले भाग की तरफ। भाग 28। इस वक्त विला के अंदर अभी भी हल्की रोशनी थी, जिसमें वह दोनों एक दूसरे को महसूस तो कर पा रहे थे, लेकिन एक दूसरे के चेहरे पर छाए एक्सप्रेशन को देखने में असमर्थ थे। जहाँ काव्या के मुंह से आखिरी लाइन को सुन मानो की भौहें ऊपर तन चुकी थी, तो वही काव्या ने भी अपने दांतों तले अपने जीभ दबा लिए थे, जैसे उसने कुछ गलत कह दिया हो, या शायद उसे अभी ये बात नहीं कहना था, क्योंकि काव्या के इतना कहते ही सेठी विला की सारी लाइट्स ऑन हो चुकी थी। साथ ही वहाँ हॉल में ही एक कड़क आवाज़ भी गूंजी, जिसे सुनते ही काव्या, जो अभी भी मानो के सीने से चिपकी हुई थी, अपनी आंखों को बंद कर लिया था। लेकिन मानो की नज़रें हॉल के सेंटर में खड़े अगस्त्या के ऊपर टिक गई थी। हे चालबाज औरत, अभी कुछ भी कहने के लिए मना किया था ना, फिर भी एक मिनट के लिए अपनी जुबान को बंद नहीं रख सकती थी। इस वक्त विला के अंदर का हॉल काफ़ी खूबसूरती के साथ सजा हुआ था, जिसके सेंटर में रखा एक टेबल, जिसके ऊपर एक छोटा सा केक और उसके साथ शैंपेन की बोतल। वही बगल में खड़ा काव्या को गुस्से में घूरता हुआ अगस्त्या, जो यह साफ बता रहा था कि विला के अंदर ये सारी तैयारियां मानो के किंग की कुर्सी पर बैठने की खुशी में थी। और तभी अगस्त्या ने उसके किंग बनने की खबर भी काव्या को दी थी। जब मानो को यह बात समझने में देर नहीं लगी थी, जिस वजह से वह तुरंत नॉर्मल भी हो गया था। काव्या के ऊपर जो थोड़ी देर पहले तक उसके शक की सुई लटक रही थी, वह अब दूर हो चुकी थी। तभी काव्या भी उसके बाजुओं में अपने हाथों को फंसाते हुए बोली, मानो, जो मानो को उसकी सोच से बाहर खींचने के लिए काफ़ी था। हाल में देखा, वहाँ सिर्फ अकेले अगस्त्या ही नहीं बल्कि रणविजय भी साथ में खड़ा था, जैसे उसे नीचे हॉल में आने का इशारा कर रहा था। लेकिन मानो एक नज़र अपने बगल में खड़ी काव्या तो दूसरी नज़र नीचे हॉल में रणविजय और अगस्त्या की तरफ देखते हुए कहा, आज मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, ये पार्टी फिर कभी। इतना कहते हुए मानो बगल में खड़ी काव्या की कमर में अपने हाथों का घेरा बनाते हुए उसे खुद के करीब खींच लिया और वापस से ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। जहाँ उसे ऐसा करता देख उसके दोनों भाइयों ने अपने सिर को झटक दिया था, तो वही काव्या, जो बस अपनी आंखों को बड़ी किए हैरानी से मानो को देखी जा रही थी। लेकिन इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए मानो काव्या को लेकर अब तक उसके कमरे में आ चुका था, जो कहीं न कहीं काव्या के हैरानी को बढ़ाने जैसा था। इस वक्त उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि मानो अगर आज की रात उसके साथ बिताना चाहता है तो वह उसे लेकर अपने कमरे में न जाकर उसे उसके कमरे में लेकर क्यों आया है। ये बात सिर्फ आज की नहीं थी, बल्कि जब से काव्या को मानो ज़बरदस्ती अपने सेठी विला में लेकर आया था, तब से यही चल रहा था। मानो के कमरे तो क्या, उसके आसपास भी किसी को फटकने की इजाज़त तक नहीं थी, जिसमें एक नाम काव्या का भी था, जबकि वह तो मानो के कथनानुसार उसकी पत्नी थी। फिर भी वह उसके कमरे तक नहीं पहुंच पाई थी, जो कहीं न कहीं काव्या को सोच में डाल दिया था। तभी अपने गालों पर मानो की उंगलियों की स्पर्श, साथ ही कानों में उसकी गूंजती आवाज़ ने काव्या को सोच से बाहर खींच लाया था। बेबी गर्ल, व्हाट हैपेंड? मानो वो हम। लेकिन अभी काव्या इसके आगे कुछ कह पाती, उससे पहले ही मानो उसके होठों को अपने होठों में जकड़ते हुए खुद के काफ़ी करीब खींच लिया था। एक हाथ से उसकी कमर को अपनी तरफ दबाए, दूसरे हाथ को उसके सिर के पीछे से जकड़े वह बिना सांस लिए उसे डीपली किस करते जा रहा था, जो वक्त के साथ काफ़ी इंटेंस होती जा रही थी। पहले कुछ क्षण तक काव्या हैरान थी, शायद वो मानो से कुछ कहना चाहती थी। तभी अचानक से मानो के इस किस पर वह खुद क्षण के लिए सन्न रह गई थी। लेकिन बीतते वक्त के साथ वह भी मानो का पूरा साथ देने लगी थी। एक हाथ मानो की पीठ पर
तो वह दूसरा हाथ उसके बालों में घूम रहा था। इस वक्त वह भी सब कुछ भूलकर मानव के प्यार में खुद को डुबो चुकी थी, जहाँ मानव के होंठ भी अब तक काव्या के होंठों को आज़ाद करते हुए उसके गले पर घूमने लगा था, जिसके साथ ही वह काव्या को भी ऊपर उठाते हुए अपनी गोद में लिए बेड की तरफ बढ़ गया था, जहाँ इस वक्त काव्या अपने जहन में उठे सभी सवालों को भूलकर मानव के प्यार में खो चुकी थी। उसकी भी आंखों में मानव के प्यार को पा लेने की चमक थी, तो वही मानव की भी आंखों में एक अजीब सा नशा था, कुछ पा लेने की तड़प थी, जिसे मिटाने के लिए उसने सेंटर में रखे किंग साइज के बेड पर काव्या को लगभग फेंकते हुए खुद के शर्ट उतार चुका था। तो वही काव्या के चेहरे की तिरछी मुस्कान, आंखों में मानव के प्यार का नशा, जो इस वक्त मानव को और ज़्यादा बेसुध कर रहा था। लेकिन इन सब में इस वक्त यह कह पाना थोड़ा मुश्किल था कि इस वक्त उन दोनों में कौन शिकारी था तो कौन शिकार बनने जा रहा था, क्योंकि जहाँ एक पल के लिए काव्या के जहन में मानव को उसके रिस्ट्रिक्शंस को लेकर सवाल पैदा होते, तो वही अगले ही पल वो मानव के प्यार में पूरी तरह से डूब भी जाती। जहाँ इस वक्त काव्या पूरी तरह से मिस्टीरियस थे, तो वही मानव जिसके भी अनेक चेहरे थे, वह काव्या से प्यार भी करता था। यशवर्धन ठाकरे से बचाने के लिए उसे अब तक अपने पास सबकी नज़रों से छिपा कर रखा था, जिसमें उसकी परवाह साफ झलक रही थी। लेकिन काव्या के साथ ज़बरदस्ती पहले दिन उसके साथ इस कदर दरिंदगी से पेश आना, जिसे कहीं से भी एक प्रेम की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता था। फिर मानव का असली रूप कौन सा है, या फिर कुछ ऐसा है जो मानव जानता है लेकिन उसे बाहर लाने के लिए एक सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है। एक बार फिर से अपने जहन में उठे इन सभी बातों को सोचते हुए अचानक से काव्या चीख उठी थी, स्टॉप इट मानव। तो वही मानव जो अब तो काव्या के ऊपर लेटे हुए उसे बेतहाशा चूमे जा रहा था, अचानक से काव्या को इस तरह से चीखते देख वह भी हैरान था और अपनी हथेलियों से उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहा, बेबी गर्ल लुक एट मी, व्हाट हैपेंड। तो वही काव्या जिसके चेहरे पर थोड़ी देर पहले तक मुस्कुराहट थी, आंखों में मानव के प्यार को पा लेने की चमक थी, अब उन्हीं आंखों में आंसू तो चेहरे पर हल्के गुस्से के भाव थे। साथ ही अपनी ठुड्डी से मानव की हथेलियों को झटकते हुए बोली, मानो अब मेरा यहाँ दम घुटने लगा है, कभी कभी मुझे तुमसे नफरत सी होने लगती है। जहाँ काव्या का इतना कहना था कि अब तक मानो खुद ही उसके ऊपर से हटते हुए बगल में बैठ गया था, लेकिन अपनी भौहों को चढ़ाए वह एकटक काव्या को ही देखे जा रहा था, जैसे वो पूछ रहा हो कि अचानक से उसे ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसका दम घुटने लगा है, या फिर उसके प्रति उसे नफरत क्यों है। जहाँ जवाब में काव्या भी अब तक उसके बराबरी में ही बैठते हुए एक बार फिर से हल्के गुस्से में ही कहा था, हाँ मानो मेरा यहाँ दम घुटता है, मैं कोई पिंजड़े में कैद रहने वाली चिड़िया नहीं हूँ, एक इंसान हूँ। आखिर कब तक मैं इस तरह से तुम्हारी कैद में बंद रहूँगी। मेरी भी दुनिया है, मेरे भी कुछ सपने हैं, मेरी भी एक आज़ादी है। आखिर मैं तुम्हारी कैद में रहूं भी तो क्यों रहूं? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो? नहीं मानो, ये प्यार नहीं है। प्यार में बंधन नहीं, आज़ादी होती है। अपने जिस्म के साथ साथ अपने मन को अपनी मर्जी के हिसाब से रखने की आज़ादी। लेकिन अगर तुम इस कैद को प्यार कहते हो तो आई एम सॉरी टू से मानो, ये प्यार नहीं है। ये तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं तुम्हारे लिए कोई खिलौना हूँ, जिसके जिस्म के साथ जब मन आया तब। अपनी बातों को पूरा करने की बजाय उन्हें अधूरे पर ही छोड़ते हुए काव्या फपकते हुए रो पड़ी थी, जिसे आज अचानक से ऐसे रूप में देख मानो भी सन्न रह गया था। लेकिन उसके हाथ अनायास ही काव्या की तरफ बढ़ते हुए उसके कंधे तक जा पहुँचे थे। जहाँ अभी वह उसे छू पाता, उससे पहले ही काव्या उसे काफ़ी तेज़ी के साथ झटकते हुए आगे कहा, मानो अगर प्यार है तो हमारे बीच में पर्दा क्यों है? इतने दिनों से हम साथ हैं, यहाँ तक कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती, सिवाय बस तुम्हारे नाम के। आखिर तुम्हारी असली पहचान क्या है मानो? क्यों तुमसे हर कोई खौफ खाता है? इतने दिनों से मैं अब तक ये तो जान चुकी हूँ
कि तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो। तो फिर क्या हो तुम? बताओ मानो। मैं तुम्हारे मुंह से सारी सच्चाई सुनना चाहती हूँ। आज मैं तुम्हारी असली पहचान जानना चाहती हूँ। प्यार करते हो ना मुझसे? तो फिर बताओ, आखिर कौन हो तुम? हर कोई तुमसे इस कदर क्यों डरता है? इस वक्त काव्या की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसका चेहरा लाल नजर आ रहा था। वही अब तक उसने मानो के सामने सवालों का ढेर भी लगा दिया था, जिसे सुनते हुए मानो अभी भी बस खामोश था, क्योंकि कहीं न कहीं मानो ये भी समझता था कि काव्या के इन सवालों का जवाब देना यानी कि खुद के मुंह से अपनी असलियत कबूल करना, जिसका सीधा मतलब खुद को मुसीबत में डालने के सिवा और कुछ नहीं था। इसलिए इस वक्त उसने काव्या, उसके सवालों और खासकर उसके आंसुओं को इग्नोर करना ही बेहतर समझा और काव्या के बेड से खड़े होते हुए उसके कमरे से बाहर निकल गया, जहां इस वक्त काव्या भी बस उसे अपनी भीगी पलकों के साथ हैरानी से जाते हुए देखती रह गई थी, क्योंकि आज भी मानो उसे कंफ्यूज ही छोड़ गया था। आज भी उसके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी थी। तो उधर मानो कंधों से लटक रही उसकी शर्ट, जिसके सारे बटन इस वक्त खुले हुए थे, उनमें से झांकते उसके एब्स, उसकी फिजिक्स, जो किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी था, लेकिन चेहरे पर हल्के तनाव साफ नजर आ रहे थे। शायद वो काव्या की बातों से था। भले ही उसे और उसके सवालों को इग्नोर करते हुए मानो अपने कमरे में लौट आया था, लेकिन वो पूरी तरह से डिस्टर्ब भी नजर आ रहा था। तभी रूम के ही एक ड्रॉवर से उसने एक सिगरेट निकाली और उसे जलाते हुए रूम से ही अटैच्ड बालकनी में निकल गया था, जहाँ निकलते सिगरेट के धुओं के साथ वह भी जैसे किसी सोच में डूब चुका था, या उन धुओं में उसे किसी का अक्स या पिछला कुछ याद आ रहा था, जिन्हें सोचते हुए वह उनमें पूरी तरह से डूब चुका था। कुछ महीने पहले मुंबई के पश्चिमी तट पर लगातार चल रही गोलियों की आवाज़, जिसमें कुछ लोग घायल होकर जमीन पर तड़प रहे थे, तो वही कुछ लोग अभी भी खुद को एक सुरक्षा कवच का ओट लिए अपने सामने खड़े लोगों पर लगातार फायरिंग कर रहे थे, जिन्हें देखकर इतना तो समझ आ चुका था कि लगातार फायरिंग करते हुए वह किसी गैंग के ही आदमी थे, जो दो टीमों में थे। एक ने अपने पूरे चेहरे के साथ साथ पूरे शरीर को भी काले कपड़ों से ढक रखा था, जो खुद को काबिली गैंग से होने का संकेत दे रहे थे। तो वही दूसरी टीम, जिसे कुछ देर पहले तक बता पाना मुश्किल था कि वह किस गैंग के आदमी हैं, लेकिन अचानक से उनकी तरफ से आगे बढ़ते मानव सेठी को देख यह कुछ क्षण में क्लियर हो चुका था कि दूसरी गैंग यशवर्धन ठाकरे की थी, जो अब उसकी मौत के बाद मानव सेठी की हो चुकी है। उस वक्त अचानक से मानव सेठी को देख काबली गैंग के आदमी फायरिंग छोड़ वहाँ से भागने लगे थे। शायद यह उनके अंदर का डर था, जो मानव को देखते ही वो भाग खड़े हुए थे। तो ही मानव की गैंग, जो इस वक्त अपनी जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रही थी, पब्लिक से दूर आए दिन ऐसे गैंगवार होते रहते थे। एक दूसरे के धंधे को गिराना, खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करना, ये गैंग के बीच का आपसी मामला था, जिनसे पब्लिक भले ही दूर ही थी, क्योंकि उन्हें तो वही पता चलता है जो उन्हें मीडिया के जरिए दिखाया जाता है। लेकिन अक्सर ऐसे गैंगवार पुलिस के लिए सिरदर्द जरूर बन जाता है। तो वही उस दिन भी एक गैंगवार ही हुआ था, जिससे मानव सेठी और गैंग की जीत हुई थी, जिसका वह लोग जश्न मना ही रहे थे कि तभी अचानक से उनके सामने एक ब्लैक कलर की रोल्स रॉयस आकर रुकी। उस वक्त उस कार को देखते ही मानव और उसका गैंग एक पल में शांत खड़े हो चुके थे। तभी ड्राइविंग सीट के गेट को खोलते हुए एक आदमी बाहर निकला और अपने पिछले हिस्से के गेट को खोलते हुए अपनी जगह पर शांत खड़ा हो चुका था। तभी अंदर से एक स्टिक का सहारा लेते हुए यशवर्धन ठाकरे और उसके दूसरी तरफ से उसका पर्सनल असिस्टेंट बाहर निकला और सामने ही खड़े मानव की तरफ देखते हुए वह लोग उसकी तरफ ही बढ़ गए थे, जिन्हें देख मानव अपने गैंग के आदमी को वहां से जाने का इशारा करते हुए खुद यशवर्धन ठाकरे और उसके असिस्टेंट के साथ एक खाली कमरे के अंदर चला गया। वहां रखी एक खाली कुर्सी पर बैठते हुए यशवर्धन ठाकरे ने तुरंत अपने असिस्टेंट की तरफ इशारा किया, जहां यशवर्धन के असिस्टेंट ने भी
सामने टेबल पर एक फाइल को रखते हुए कहा, मानव, बात शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम इस फाइल के अंदर रखी सभी डिटेल्स को एक बार देख लो। ऐसा क्या है इसमें? मानव ने कहा और आगे बढ़कर उस फाइल को उठा भी लिया था, जिसका पहला पन्ना पलटते ही उसकी भौहें ऊपर उठ चुकी थी, क्योंकि पहले पन्ने पर एक काव्या की फ़ोटो थी, जो उसके पोर्टफोलियो सूट के ही फ़ोटो में से एक था। साथ ही उसके नीचे मोटे अक्षरों में उसका नाम वो उसके नीचे उसे मॉडल होने की पुष्टि कर रहा था, जिन्हें मानो काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद भी बस एकटक देखे जा रहा था। वही काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद भी जब मानव की नज़रें पहले पन्ने यानी कि काव्या के फ़ोटो से नहीं हटी थी, तब यशवर्धन इस बार पहल करते हुए अपने गले को हल्का साफ करने की एक्टिंग करते हुए कहा, जहाँ शायद वो अपने इस हरकत से मानव का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए किया था। मानव, तुम्हारी अगली टारगेट ये लड़की है। इसका नाम काव्या कोहली है और पेशे से एक एक्ट्रेस है, जिसका हमारे गैंग से दूर दूर तक कोई समानता तो नहीं है, लेकिन हमारे फ़ायदे के लिए फ़िलहाल इसकी सख्त ज़रूरत है। यशवर्धन का इतना कहना था कि मानो जिसका ध्यान भी अब तक काव्या के फ़ोटो से हट चुका था। लेकिन यशवर्धन की बातों को सुन वह थोड़ा कंफ्यूज भी नजर आने लगा था। इस वक्त उसके मन में कुछ सवाल भी थे जिन्हें वह यशवर्धन से पूछना चाहता था, लेकिन वो पूछ पाता उससे पहले ही यशवर्धन उसके सामने अपने हाथों को फैलाते हुए उसे रोक दिया था, जैसे उसे पहले से ही अंदाजा हो चुका था कि मानो उससे क्या पूछने वाला है। मानो, शायद तुम भूल रहे हो, हमारे गैंग का पहला नियम यही है कि किंग से सवाल करने का हक किसी के पास नहीं है, और यहाँ किंग मैं हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि अब तक बात समझ आ चुकी होगी। जिसे सुनते ही मानो अपनी नज़रों को वापस काव्या के फ़ोटो के ऊपर डालते हुए कहा, फिर इस लड़की का क्या करना है? तुम्हें इसे किडनैप करना है, यशवर्धन ने कहा। व्हाट? किडनैपिंग? लेकिन हाँ, किडनैपिंग। तुम्हें इस लड़की को किडनैप करके मेरे हवाले करना होगा, बाकी कीमत जो तुम चाहो। लेकिन हाँ, इसकी किडनैपिंग ऐसी होनी चाहिए जिसकी किसी को कानो कान खबर तक ना हो, क्योंकि ये एक पब्लिक फिगर है, तो उसके किडनैपिंग की खबर चारों तरफ फैलने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, और इस वजह से हमारा असली मकसद भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो याद रहे, किडनैपिंग की भनक किसी को नहीं लगनी चाहिए, यशवर्धन ने आगे कहा था। लेकिन इस बार उसकी बातों को सुनने के बाद मानो किसी सोच में डूब चुका था, जहाँ उसकी ये चुप्पी ज़्यादा देर तक चलने की बजाय कुछ सेकंड्स के अंदर ही टूटते हुए उसने कहा, 500 करोड़। इस लड़की की किडनैपिंग की कीमत पूरे 500 करोड़ होगी। शायद तुम अपनी औकात भूल रहे हो मानो सेठी। तुम्हें पता भी है कि 500 करोड़ कितने होते हैं? मानो के मुंह से किडनैपिंग की कीमत सुन यशवर्धन ठाकरे की भौहें तन चुकी थी, लेकिन उसके बगल में खड़ा उसका असिस्टेंट गुस्से से चीख उठा था। साथ ही उसकी बातों को सुन मानो ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए आगे कहा, ओके, फिर ये काम भी किसी और से ही करवा लो। जहाँ इस पर मानो की बातों को सुन अपने असिस्टेंट को इशारों में रोकते हुए यशवर्धन ने कहा, मिल जाएंगे, तुम्हें तुम्हारी कीमत मिल जाएगी। उनकी बातों को सुन उनका असिस्टेंट इस वक्त उन्हें हैरानी से एकटक बस देखे जा रहा था। तो वही मानो अपनी जगह से खड़े होते हुए आगे कहा, जब पैसे मिल जाएंगे समझो काम भी हो गया। इतना कहते हुए मानो सामने टेबल पर रखी काव्या की फाइल को उठाते हुए एक नज़र यशवर्धन और उसके असिस्टेंट की तरफ देखा और वहाँ से बाहर निकल आया, जहाँ एक तरफ खड़ी अपनी कार के पास ही खड़े स्टीव की तरफ उस फाइल को लगभग उछालते हुए कहा, अगस्त्या से कहो कि शाम तक मुझे इस लड़की की सारी डिटेल्स चाहिए, कहाँ रहती है, कहाँ आती जाती है, इसके फैमिली में कौन कौन है, सब कुछ। ओके सर, मैं अभी आपका मैसेज फॉरवर्ड कर देता हूँ, उस फाइल को पकड़ते हुए स्टीव ने कहा था। तभी कुछ सोचते हुए मानो जो अपनी कार के अंदर बैठने जा रहा था वापस से सीधा खड़े होते हुए कहा,
सबसे पहले ये पता करो कि इसके कितने बॉयफ्रेंड्स हैं। जहाँ इस बार मानो का इतना कहना था कि स्टीव पूरी तरह से चौंक गया था। आज पहली बार मानो को वह किसी लड़की में इंटरेस्ट लेते हुए देख रहा था। जहाँ वह कुछ कहता उससे पहले ही मानो अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे कहा, एक से ज़्यादा बॉयफ्रेंड मिले तो इस लड़की को ही डायरेक्ट गोली मार देना, लेकिन अगर एक हुआ तो उस शख्स को ऊपर पहुंचाने में देरी मत करना। इतना कहते हुए मानो वापस से अपनी कार के अंदर बैठ गया था, लेकिन उसकी बातों को सुन स्टीव को जैसे कोई सदमा लगा हो। अपनी आंखों को बड़ी किए वह मानो को ही बस एकटक देखे जा रहा था। आज पहली बार मानो ने किसी लड़की में इतनी इंटरेस्ट दिखाई थी, लेकिन उसके ज़्यादा बॉयफ्रेंड होने पर खुद उसे ही गोली मार देने की बात स्टीव को जैसे हजम कर पाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन वह कर भी क्या सकता था। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और उस पर काफ़ी तेज़ी के साथ कुछ देर तक अपनी उंगलियों को घुमाने के बाद वापस से अपने फ़ोन को अपने पॉकेट के हवाले कर दिया था। लेकिन कार के अंदर बैठकर वह एक बार फिर से चौंक गया था, क्योंकि इस वक्त मानो अपने लैपटॉप में काव्या की प्रोफाइल को खोलते हुए उसके सारे पिक्चर्स जूम करते हुए देख रहा था। नज़रें एक टक लैपटॉप पर टिकी हुई थी, जिस वजह से उसे यह भी आभास नहीं हुआ कि अगर उसका यही हरकत रहा तो स्टीव को बहुत जल्दी लकवा मार देगा। तो उधर दूसरी तरफ एक आईटी डिपार्टमेंट के क्लासरूम के अंदर काफ़ी शोर मचा हुआ था। क्लास के सेंटर में काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी, जिनमें बस एक ही नाम गूंज रहा था, अगस्त्या का। जहाँ उनके बीच में ही दो लड़के जो एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए लैपटॉप पर अपनी उंगलियों को चलाने की बजाय उन्हें दौड़ा रहे थे, जिनमें एक लड़का खुद अगस्त्या था। वहीं माहौल को देखते हुए इस वक्त यही लग रहा था कि जैसे उनके बीच किसी एप्लीकेशन को हैक करने की शर्त लगी हो। जहाँ इस वक्त अगस्त्या के चेहरे पर हल्की स्माइल तो उसके सामने बैठे हुए लड़के के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, जो अगस्त्या को जीतते हुए का संकेत दे रहा था। साथ ही आसपास की मौजूद भीड़ जिसके जुबान पर भी इस वक्त अगस्त्या का नाम था। लेकिन तभी लैपटॉप के पास ही रखा अगस्त्या का फ़ोन वाइब्रेशन के साथ बज उठा था। स्क्रीन पर स्टीव का मैसेज फ्लैश होता देख अगस्त्या ने तुरंत लैपटॉप को एक झटके में बंद करते हुए कहा, सॉरी गाइस, आज का सफ़र बस यहीं तक था। और अपनी जगह से खड़े होते हुए उसने लैपटॉप के साथ साथ अपने फ़ोन को पीछे बैग के अंदर डालते हुए क्लास से बाहर जाने लगा। तभी उसके सामने बैठा हुआ वो लड़का, जो थोड़ी देर पहले तक हार की डर की वजह से भयभीत नजर आ रहा था, वही अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहा, इस तरह हार के डर से मुंह छिपाकर क्यों भाग रहे हो? सॉरी बॉस, आज समझो तुम्हारी लॉटरी लगी है। एक फ्लाइंग किस के साथ अगस्त्या ने अपनी बातों को पूरा किया और क्लास के बाहर निकल गया। लेकिन वह लड़का जिसे साथ अगस्त्या की बातें अच्छी नहीं लगी थी, गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ कस ली थी। कुछ देर बीते मुंबई के एक फिल्म सेट पर, जहाँ इस वक्त किसी शूटिंग का पूरा सेटअप रेडी था। डायरेक्टर स्पॉट बॉय के साथ साथ फिल्म में काम करने वाले कैरेक्टर ने भी अपनी जगह ले ली थी। तभी डायरेक्टर ने एक्शन कहा, जिसने शूट स्टार्ट करने का सिग्नल दिया था। वही सेंटर में मौजूद दो मॉडल्स, डायरेक्टर ने जैसे ही एक्शन कहा, उनमें से एक ने अपने सामने खड़ी दूसरी मॉडल के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था, जहां वह दूसरी मॉडल एक झटके में ही ज़मीन पर गिर पड़ी थी, जो कोई और नहीं बल्कि काव्या कोहली थी। वही उसके सामने खड़ी मॉडल उसकी बड़ी बहन समीरा पुरोहित थी, जिसका थप्पड़ इतना तेज था कि काव्या के गालों पर उसके निशान छप चुके थे, तो आंखों से आंसू छलक पड़े थे। तभी डायरेक्टर भी थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, कट कट मिस समीरा, यहाँ आपको सिर्फ एक्टिंग करना था, रियल लाइफ में अपनी सौतन को थप्पड़ नहीं मारना था। ओह आई एम सॉरी सर, वो एक्चुअली जब मैं अपने कैरेक्टर में आ जाती हूँ तो अपनी रियल लाइफ को भी रियल लाइफ जैसे ट्रीट करने लगती हूँ, आई एम सॉरी, समीरा ने कहा। लेकिन ज़मीन पर पड़ी काव्या, जिसे इस वक्त दो स्पॉट बॉय मिलकर उसे खड़े होने में मदद कर रहे थे, उसे देखते हुए समीरा के चेहरे पर तिरछी मुस्कान भी फैल चुकी थी।
जैसे थोड़ी देर पहले शूटिंग की आड़ में उसने काव्या को जानबूझकर थप्पड़ मारा हो। जिसे समझते हुए भी काव्या बस अपने गालों पर हाथ रखते हुए वहाँ से दूसरी तरफ चली गई थी। तभी डायरेक्टर के एक बार फिर से चीखने की आवाज़ गूंजी, मिस समीरा, एक बार फिर से आप स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए। आपको मिस काव्या को थप्पड़ मारने की एक्टिंग करना है और उन्हें सिर्फ थप्पड़ की वजह से अपने चेहरे को एक तरफ घुमाने की एक्टिंग। दैट्स इट। लेकिन इस छोटे से एक्ट को करने में भी आप लोगों को न जाने क्या हो रहा है। अगेन आई एम सॉरी सर, इस बार गलती नहीं होगी, समीरा ने कहा था। गुड, डायरेक्टर ने कहा और अगले ही पल दूर खड़े मेकअप आर्टिस्ट को आवाज़ देते हुए आगे कहा, मिस काव्या के चेहरे के निशान को जल्दी से छिपाओ, थोड़ी देर में फिर से शूट स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ डायरेक्टर की बातों को सुन एक आदमी जो शायद मेकअप आर्टिस्ट था अपने मेकअप किट से भरे बॉक्स को लेकर काव्या के तरफ दौड़ गया था। तो वही काव्या जो समीरा के थप्पड़ से मिले चोट से सिसक रही थी। उसकी चोट इतनी गहरी थी कि उसके गालों पर हल्के सूजन भी अब तक साफ देखने को मिल रहे थे, जिसे अपनी पतली उंगलियों से काव्या आहिस्ते आहिस्ते सहला रही थी, क्योंकि थोड़ा भी जोर देने पर वह तुरंत एक अनचाहे दर्द से कराह उठती। वह इस बात से अनजान कि उसके दर्द पर आसपास किसी की नज़र नहीं पड़ रही थी, लेकिन उससे मीलों दूर बैठा मानव सेठी, जो उसे अपने सामने रखे एक डिस्प्ले पर रोते देख गुस्से से काला पड़ चुका था। यहाँ तक कि उसके गुस्से को देख इस वक्त उसके बगल में खड़ा स्टीव के भी माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। जिसे वह संभाल पाता उससे पहले ही उसकी कानों में एक आवाज़ गूंजी, उस लड़की की पूरी डिटेल मुझे चाहिए। सेकंड ब्रदर, वो लड़की समीरा पुरोहित है, काव्या कोहली उर्फ काव्या पुरोहित की सौतेली बहन, जिसके बारे में मैंने सारी डिटेल ऑलरेडी आपको सेंड कर दी है, मानव के फ़ोन पर इस वक्त मौजूद अगस्त्या ने कहा। स्टीव के मैसेज पर अगस्त्या भी काफ़ी हैरान हुआ था। उसके सेकंड ब्रदर को कोई लड़की पसंद आई है, इस बात से ही वह चौंक सा गया था। तो वही काव्या जो मानव सेठी की पसंद बन चुकी थी, इसलिए उस पर और उसके पूरे दिन की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए मानव ने यह काम सीधे अगस्त्या को सौंपा था। जहाँ अगस्त्या भी अपने इस काम की शुरुआत सीधे काव्या के शूटिंग लोकेशन से की थी। उसने अब तक के हुए समीरा और काव्या का वीडियो रिकॉर्डिंग सीधे मानव को भेज दिया था, जो उसके गुस्से को भड़काने का काम कर रहा था। वही मानव ने अगस्त्या से समीरा पुरोहित की सारी डिटेल्स निकलवाने की बात कर दी थी, लेकिन अगस्त्या उसे पहले से ही उसके नंबर पर फॉरवर्ड कर चुका था। जिन्हें देखते हुए न जाने अचानक से मानव को क्या हुआ, अपने सामने ही खड़े स्टीव की तरफ देखते हुए कहा, जिस फिल्म की शूटिंग चल रही है उसके प्रोड्यूसर से बात करो। लेकिन सर क्यों? और उससे कहो कि कल से उसके फिल्म पर पैसा हम लगाएंगे, वो भी दोगुना। लेकिन उनसे कहना कि मेरी एक शर्त भी है। जहाँ मानव का भी इतना ही कहना था कि उसके सामने खड़े स्टीव के साथ साथ अभी भी फ़ोन पर मौजूद अगस्त्या भी चौंक गया था। सेकंड ब्रदर, आप अंडरवर्ल्ड छोड़ रहे हैं क्या? अगस्त्या का इतना कहना था कि स्टीव भी उसकी बातों पर सहमति जताते हुए कहा, ग्रेट मास्टर, मैं कुछ समझा नहीं। अचानक से आप फिल्म इंडस्ट्रीज में, और आपकी शर्त वो क्या है? समीरा पुरोहित की जगह काव्या कोहली की रिप्लेसमेंट, मानव ने कहा था। जहाँ उसकी शर्त सुनकर स्टीव के साथ साथ अगस्त्या भी एक बार फिर से चौंक चुका था। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।